जी स्कॉलर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी एक प्रोनाउन, इसमें ज़मीर जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन यानी इस्म की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक वर्ड आपको नज़र आ रहा है, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड, इसके बाद प्रपोजिशन ऑफ आएगी, ये आप याद रख लें। और इसका मतलब ये होता है कि की बजाय, यानी नाउन की बजाय हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अली सेज डैट ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क। यानी अली ये कहता है कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। अब प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है किसी भी पैराग्राफ में? आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कोई तहरीर लिखी जा रही है, कोई ऐसे है या कोई पैराग्राफ है, हम स्टार्ट में नाउन का जिक्र करते हैं, इस्म का इस्तेमाल किया जाता है। बट आगे जितने भी सेंटेंसेस उसके बारे में बताए जाते हैं वहाँ पे ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, ना कि उसी नाउन को बार बार रिपीट किया जाए। इससे क्या होता है, इससे जो तहरीर हम लिख रहे होते हैं उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो कोई भी उसे देखेगा या पढ़ेगा तो उस पे एक अच्छा तासुर पड़ता है, इम्प्रेशन अच्छा हो जाता है। अगर हम यहाँ पे ये कहें कि अली सेज डैट, अली हैज़ फिनिश्ड द वर्क, अली 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 रिपीट होता चला जाए तो वो जो है उससे एक अच्छा तासुर नहीं होगा, ना ही उसको ठीक समझा जाता है। तो होता ये है कि अगर हम स्टार्ट में एक इस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन आगे चल के जब भी जो बात होगी उसकी जगह पे इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। द चिल्ड्रन आर रीडिंग द बुक्स। बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं। दे बॉट यस्टरडे, जो कि उन्होंने कल खरीदी। जो पहला सेंटेंस था अली वाला, वहाँ पे अली नाउन है और उसकी जगह पे जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है वो ही है। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने पढ़ा वहाँ पे चिल्ड्रन जो हैं, द चिल्ड्रन यानी बच्चे, वो नाउन है और इसकी जगह पे जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो है दे, यानी दे बॉट यस्टरडे, जो उन्होंने कल खरीदी। तो यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह पे दे प्रोनाउन यूज किया गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में हम देखेंगे देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। इससे मुराद ये नहीं कि 7 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। प्रोनाउंस की जो काइंड्स हैं, अक़साम हैं, वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, बल्कि हैं भी। बट हम यहाँ पे हमारी फाइल में या हमारे लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे 7 अक़साम को ही पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जस्ट हम उन्हीं को समझेंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ से आप मुराद ये नहीं लें कि जस्ट 7 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ये इसको उर्दू में जब हम पढ़ते हैं तो हम ज़मीरे शख्सी कहते हैं या फिर ज़मीरे ज़ाती कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन एक तरह से ये वही प्रोनाउन है जो ऊपर हम एग्जांपल्स पढ़ के आए हैं, या हमने प्रोनाउन का जब इंट्रोडक्शन किया तो उसमें जो हमने पढ़ा, यानी जो एक सिंपल, एक सादा एक ज़मीर होती है जो किसी भी इस्म की जगह पे इस्तेमाल हो रही होती है, उसे पर्सनल प्रोनाउन का नाम दिया जाता है। यानी ऊपर हमने पढ़ा अली वाली एग्जांपल थी तो वहाँ पे ही हमने पढ़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ही इसमें मौजूद है, इसकी एग्जांपल में ही वर्ड मौजूद है। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ वर्ड डेट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और पर्सन्स, यानी एक लफ्ज़ जो किसी शख्स या ज़्यादा लोगों की जगह पर इस्तेमाल किया जाए उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ये ETC जो लिखा होता है, इसे इसकी फुल फॉर्म होती है एटसेट्रा, और इसका मतलब होता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल्स को फिर देख सकते हैं। वैसे जो हमने प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन में एग्जांपल्स ली हैं वो भी आप पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल्स में दे सकते हैं समझने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ही हेल्प्स मी,
उसने वो मेरी मदद करता है, तो यहाँ पे ही हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। यानी पीछे कहीं सेंटेंस में किसी नाउन का जिक्र हो रहा था और उसके बारे में हम आगे बता रहे हैं कि ही हेल्प्स मी। इसी तरह दे गेव हर अ पेन, उन्होंने उसको अपना पेन दिया, तो यहाँ पे दे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन तो एक सिंपल सा, एक सादा सा वही है जो हमने प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन में देखा, बट यहाँ पे इसकी थोड़ी वजाहत भी कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में ज़मीरे शख्सी में जब हम आगे चल के बात करते हैं तो इसकी मज़ीद 3 हालतें होती हैं। वो कौन सी 3 हालतें हैं, कौन से 3 केसेस हैं? पहला है जिसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, दूसरा सेकंड पर्सन, एंड थर्ड तीसरे नंबर पर जो है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। अब ये तीनों क्या हैं, इनको भी समझ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन जो है, जब भी गुफ्तगू हो रही हो, जब भी दो लोग बातचीत कर रहे हों, तो उनमें से एक फर्स्ट पर्सन होता है, दूसरा सेकंड पर्सन होता है। अब कौन से वाला फर्स्ट पर्सन होगा? जो बात कर रहा है, यानी गुफ्तगू करने वाले को, जिसे हम उर्दू में मुतकल्लिम कहते हैं। उर्दू में जिसको हम मुतकल्लिम कहते हैं, वही अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जैसे आई, हुई, ठीक है, जो बात करने वाला होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड पर्सन कौन है? वो जिससे मुतकल्लिम बात कर रहा है, यानी जिस शख्स के साथ गुफ्तगू की जाए उसे उर्दू में या तो हाजिर कहते हैं या मुखातब कहते हैं, और अंग्रेजी में उसे सेकंड पर्सन कहा जाता है। जैसे यू जो है वो सेकंड पर्सन होता है। इसके बाद थर्ड पर्सन। अब दो लोग अगर गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो किसी तीसरे शख्स या तीसरी कोई जिसके बारे में वो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो कोई चीज़ होगी या वो कोई शख्स होगा, तो वो हमारा थर्ड पर्सन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जिस शख्स या चीज़ के बारे में गुफ्तगू की जाए उसे उर्दू में गायब और अंग्रेज़ी में उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। यानी वो चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं होती जिसके बारे में बात की जा रही होती है, जैसे ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा। बात करने वाला मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहा है वो मुखातिब यानी सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वो गायब और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास आई हुई, यानी फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउन यूज हो रहा है, जो ज़मीर इस्तेमाल की जाती है, वो आई और हुई की होती है। सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड जिसके बारे में बात हो रही है वो ही, शी, इट, ये वाली जो ही ज़मीर है, शी ज़मीर है, ये वहाँ पे प्रोनाउन यूज हो रहे होते हैं। ठीक है स्कॉलर्स, क्लियर है, समझ में आ रहा है? जी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन को तो हमने समझ लिया, इसकी हमने 3 हालतें भी देख ली। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये क्या होता है, ये कौन सी ज़मीर है? इसे हम उर्दू में ज़मीरे इशारा कहते हैं। यानी कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा प्रोनाउन जिसको हम किसी चीज़ की तरफ या किसी शख्स की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हों। यानी अ वर्ड डेट पॉइंट्स, जो कि इशारा करता है टू थिंग्स, चीज़ों की तरफ, या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ, या फिर किसी कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट यानी ख्याल, या तो वो कोई शख्स होगा या चीज़ होगी या कोई आइडिया होगा। यानी हमारे माइंड में कोई ख्याल होता है, कोई आइडिया होता है, कोई नज़रिया होता है, तो हम उसे बयान कर रहे हों, तो हम उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी उसके ज़रिए से हम इशारा कर रहे होते हैं किसी चीज़ की तरफ। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब ही ये है इशारा करना। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी ज़मीरे इशारा, यानी वो नाउन जो पहले गुजर गए हों, हम आगे कोई ऐसा प्रोनाउन जिक्र करें, ऐसी ज़मीर का इस्तेमाल करें जो पीछे गुजरे हुए अल्फाज की तरफ इशारा कर रही हो। ठीक है, या फिर जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ज़मीर उसकी तरफ इशारा कर रही हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आप समझें, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे है दिस इज़ माई बुक। अब ये किताब है, ये एक किताब है, तो यहाँ पे दिस हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि किताब की तरफ इशारा कर रहा है कि ये मेरी है। क्या मेरी है? ये बुक, ये किताब मेरी है। दैट इज योर्स, ये तुम्हारी है। यानी 2 बुक्स हैं वहाँ पे,
देर आर 2 बुक्स, वहाँ पे 2 किताबें हैं, उनमें से ये मेरी है और ये तुम्हारी है। तो क्या हुआ, अलग अलग उनको डिफाइन कर दिया गया कि ये वाली मेरी और ये वाली तुम्हारी। तो दिस एंड डैट ये दोनों हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन सी बुक किसकी है। अब यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। द क्लाइमेट ऑफ फैसलाबाद, फैसलाबाद का जो मौसम है, क्लाइमेट मौसम को कहते हैं या आबो हवा को कहते हैं, इज हॉटर ज्यादा गर्म है, देन डैट ऑफ मरी। ये एग्जाम्पल यहाँ पे फाइल में नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, मजीद एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। द क्लाइमेट ऑफ फैसलाबाद इज हॉटर देन डैट ऑफ मरी, यानी मरी के मौसम से मरी के आबो हवा से ज़्यादा गर्म है फैसलाबाद का मौसम या आबो हवा। तो यहाँ पे इस जुमले में हमारे पास जो देन डैट ऑफ, डैट एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डैट इशारा कर रहा है क्लाइमेट की तरफ, यानी जो फैसलाबाद का क्लाइमेट है वो ज़्यादा गर्म है देन डैट ऑफ मरी, मरी के मौसम से। अब देन डैट ऑफ मरी में आपको क्लाइमेट का वर्ड नज़र नहीं आ रहा, तो क्या है वहाँ पे, डैट एक ऐसा प्रोनाउन है जो पीछे क्लाइमेट की तरफ इशारा कर रहा है, यानी मरी के क्लाइमेट से फैसलाबाद का क्लाइमेट ज़्यादा हॉटर है, ज़्यादा गर्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको जी। अब ये पेपर में इसके बारे में कैसे सवाल आ सकता है, सम टाइम ऐसे होता है कि प्रोनाउंस जो हैं उनको दे दिया जाता है और पूछा ये जाता है, यानी आपको सेंटेंस दे दिया गया, फॉर एग्जांपल ये वाला सेंटेंस ले लेते हैं, द क्लाइमेट ऑफ फैसलाबाद इज हॉटर देन डैट ऑफ मरी। अब इसमें वो डैट को अंडरलाइन कर देंगे और वो आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और ऑप्शंस में आपको दे देंगे पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, आपने फिर वहाँ पे ये समझना है, ये देखना है कि ये डैट जो यहाँ पे जिक्र किया गया है ये कौन सा प्रोनाउन है। तो एक तो ये मेथड हो गया, यानी वो मेंशन कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे और आपसे पूछेंगे। दूसरा जो एक मेथड है वो ये है कि वहाँ पे स्पेस छोड़ दी जाएगी, ब्लैंक जगह छोड़ दी जाएगी, यानी द क्लाइमेट ऑफ फैसलाबाद इज हॉटर, आगे जगह छोड़ के मरी लिख दिया जाएगा और ऑप्शंस में दे दिया जाएगा देन डैट ऑफ, देन ऑफ या जस्ट ऑफ या डैट ऑफ। ठीक है, तो वहां पे आपने करेक्ट जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है देन डैट ऑफ, यानी मरी के मौसम से ज्यादा गर्म है। तो इस तरह से यहाँ तो खाली जगह छोड़ी जाएगी, ऑप्शंस में दिया जाएगा, यहाँ पे डैट आएगा, यहाँ पे दिस आएगा, यहाँ पे दोज आएगा, इस तरह से ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको। या फिर ये होगा कि वो वहाँ पे लिख के वो वर्ड, वो प्रोनाउन, वो ज़मीर जुमले में लिख के उसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी ज़मीर है, रिलेटिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है। इस तरह से ये 2 मेथड्स हैं जिनके पेपर में सवाल आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो थर्ड प्रोनाउन है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन, इससे आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, इसको उर्दू में कहा जाता है ज़मीरे मौसूला, यानी एक ऐसी ज़मीर जो किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ जोड़ रही हो। रिलेटिव होते हैं ना रिश्तेदार, जो हमारे ताल्लुक वाले होते हैं, जिनका हमसे कोई ताल्लुक होता है। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसी ज़मीर, ऐसा प्रोनाउन जो 2 चीज़ों का ताल्लुक जाहिर कर रहा हो, 2 चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट कर रहा हो, तो वो वाला जो वर्ड होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, यानी ज़मीरे मौसूला। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ वर्ड दैट रिलेट्स द आइडिया बैक टू सम नाउन, यानी एक ऐसा वर्ड जो आइडिया बयान किया गया है, जो खबर दी जा रही है, जो बात की जा रही है जुमले में, उसको रिलेट कर दे किसके साथ, पीछे बयान किए गए नाउन के साथ, इस्म के साथ, तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल को देखें तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं, विच, हु, होम, एटसेट्रा, ऐसे तमाम अल्फाज जो होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखें, आपके सामने एग्जाम्पल है, द मैन हु इज ऑनेस्ट, आदमी जो कि ईमानदार है,
इज ट्रस्टेड, वो एतमाद के काबिल है, यानी उस पर एतमाद किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारा नाउन इस जुमले में कौन सा है, द मैन, आदमी, ठीक है। आगे उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, कोई आइडिया बयान किया जा रहा है, यानी ईमानदार, एतमाद के काबिल है। ये हमें एक खबर दी जा रही है, एक स्टेटमेंट दी जा रही है, किसके बारे में, द मैन के बारे में। मैन हमारा क्या है, नाउन। अब इस न्यूज़ को, इस ये जो एक डिस्क्रिप्शन है, ये जो एक बयान है, इसको इसकी तरफ कौन जोड़ रहा है, हु जो एक वर्ड है यहाँ पर, वो जुमले के इस हिस्से को पीछे द मैन की तरफ रिलेट कर रहा है, इसका ताल्लुक द मैन के साथ शो कर रहा है। तो यहाँ पे हु हमारे पास क्या होगा, बताएं जी, रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह सेकंड एग्जांपल आप देख लें। सेकंड एग्जांपल में द मोमेंट विच इज लॉस्ट, लम्हा जो कि गुजर गया, इज लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए गुजर जाता है। लम्हा जो गुजर गया वो हमेशा के लिए गुजर जाता है। अब यहाँ पर द मोमेंट हमारे पास एक नाउन है जिसके बारे में आगे बात की जा रही है। तो वो बात, इस बात का ताल्लुक पीछे इसके साथ कौन शो कर रहा है, कौन जोड़ रहा है, विच एक ऐसा वर्ड है जो इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है। तो विच हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे थोड़ी हटके जो फाइल में दी गई है। गिव दिस बुक, ये किताब दे दो। गिव दिस बुक, ये किताब दे दो। टू द मैन, उस आदमी को। हु इज सिटिंग इन माई ऑफिस, जो कि मेरे ऑफिस में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर ये किताब उसे दे दो, उस आदमी को, यानी द मैन, गिव दिस बुक टू द मैन। ये द मैन जो है ये हमारा नाउन है। अब इज सिटिंग इन माई ऑफिस, यानी मेरे ऑफिस में या मेरे रूम में बैठा हुआ है, ये उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। तो इज सिटिंग इन माई ऑफिस को द मैन के साथ कौन जोड़ रहा है, हु इज सिटिंग इन माई ऑफिस। तो हु जो है वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी जुमले के दो हिस्सों को एक दूसरे के साथ जोड़े, आगे बयान किया गया जो आइडिया है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसको पीछे वाले नाउन के साथ जोड़े, तो फिर दरमियान में वो जो वर्ड है जो जोड़ रहा है वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, वो हमारी ज़मीरे मौसूला है। ठीक है, क्लियर है स्कॉलर्स जी। इसके बाद 4 नंबर पर हमारे पास है इंटरेक्टिव प्रोनाउन। इंटरेक्टिव प्रोनाउन ये कहा जाता है ज़मीरे इस्तिफ़हामिया को, यानी जिसमें इस्तिफ़हाम पाया जाए, सवाल पाया जाए, एक ऐसा प्रोनाउन जो सवाल करने के लिए यूज़ किया जाए, सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो हमारा इंटरेक्टिव प्रोनाउन होता है। अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, एक ऐसा लफ्ज़ जो कि हम, या आप कह लें कि प्रोनाउन, अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, एक प्रोनाउन जिसे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं सवाल पूछने के लिए, तो वो हमारा इंटरेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। बहुत ही सिंपल है ये, इतना इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। जैसे आप देखें यहाँ पे एग्जांपल है आपके सामने, हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। तो यहाँ पे हु हमारा इंटरेक्टिव प्रोनाउन है। विच आर योर बुक्स, तुम्हारी किताबें कौन सी हैं, यानी बहुत सी किताबें हैं यहाँ पर, उनमें से तुम्हारी कौन सी हैं। तो विच यहाँ पर हमारा इंटरेक्टिव प्रोनाउन है। अच्छा, ये तो एक सिंपल सा था, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। यानी ऐसे प्रोनाउंस, ऐसे वर्ड्स जिनको हम फिक्रे को सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल करें, वो हमारे इंटरेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। बट यहाँ पे जो एक बात आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है एक चीज़ को, वो आप देख लें, वो है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरेक्टिव प्रोनाउन। दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास वही वर्ड्स हैं, हु, विच, होम, व्हेन, एटसेट्रा। इसी तरह जब हम इंटरेक्टिव प्रोनाउन में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास सेम वही वर्ड्स हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो जुमला हमारे सामने दिया गया है, जो एग्जाम्पल हमारे सामने पेपर में बयान की गई है, उसमें आने वाला हु वो रिलेटिव प्रोनाउन है या फिर इंटरेक्टिव प्रोनाउन है। तो इस चीज़ को हम, इसमें जो डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं।
रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा ये जुमले के दो हिस्सों को जोड़ रहा होगा और जुमले के दरमियान में आ रहा होगा। दरमियान से मुराद ये नहीं एग्जैक्ट दरमियान ही होना चाहिए, दरमियान से मुराद ये कि उससे पहले नाउन या किसी चीज़ का जिक्र कर दिया जाएगा और बाद में भी कोई डिस्क्रिप्शन दी गई होगी और फिर वो जो है वो दरमियान में हु जो लिखा नजर आएगा वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। बट इंटरेक्टिव प्रोनाउन में जाके जो हमारा प्रोनाउन होता है वो हमें जुमले के स्टार्ट में मिलेगा और उसके फौरन बाद हमें वर्ब नजर आएगा। यानी इंटरेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं ये इनके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले भी होते हैं और ये जुमले के स्टार्ट में आते हैं। बट जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये जुमले के दरमियान में हमें नजर आते हैं, चाहे ये देखने में सेम है बट इनका जो यूज है, इनका जो इस्तेमाल है वो अलग अलग है, जिससे हमें पहचान होती है कि ये रिलेटिव है और ये इंटरेक्टिव है। गॉट इट? नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेक्टिव प्रोनाउन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इसे उर्दू में ज़मीरे माकूस कहा जाता है। माकूस का मतलब ही होता है उल्टना, पलटना, पीछे की तरफ जाना। रिफ्लेक्सिव को भी अगर हम देखें तो ये रिफ्लेक्ट से है, तो रिफ्लेक्ट का मतलब भी होता है यानी अक्स होना, किसी चीज़ का किसी चीज़ की तरफ वापस पलट कर जाना। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर हम इसे समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है। अ वर्ड दैट रेफर्स टू, रेफर टू का मतलब होता है हवाला देना, मुराद होना, यानी एक ऐसा लफ्ज जिससे मुराद हो। द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, एक ऐसा काम, एक्शन यानी एक ऐसा काम जो किया जा रहा हो फाइल की तरफ से, फाइल कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट से मुराद है फाइल काम करने वाला, काम करने वाला जो काम कर रहा है उसका रिफ्लेक्शन, उसका असर, उसका आप कह लें कि नतीजा, रिजल्ट जो निकलेगा वो टर्न बैक करे, वो वापस जाए किस पर? उसी काम करने वाले पर। एक काम कोई हो रहा है, उसका जो नतीजा निकलेगा, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो उसी पर वापस पलट कर जाए जो शख्स वो काम कर रहा है, यानी फाइल पर वापस उसका असर पड़े। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। ये सेल्फ वाले जो वर्ड आते हैं, सेल्फ के साथ जो प्रोनाउन का इस्तेमाल, प्रोनाउन जो इस्तेमाल किए जाते हैं और आगे सेल्फ लिखा होता है, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अच्छा भाई, ये कैसे है कि जो एक्शन हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन वापस सब्जेक्ट पे ही जाए? ये हम मिसाल से समझ लेते हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को हर्ट किया। ही हर्ट हिमसेल्फ, वो खुद को हर्ट करता है। तो ही, अब वो कर क्या रहा है? तकलीफ दे रहा है। किसको तकलीफ दे रहा है? हिमसेल्फ, खुद को। यानी जो ही है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, फाइल है, हमारा काम कर रहा है वो। अब जो वो काम कर रहा है यानी तकलीफ देने का काम वहां पर हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन किस पर जा रहा है? उसी पर, उसके खुद पर जा रहा है। तो ही हर्ट हिमसेल्फ। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूंगा। यानी अब आई जो है वो हमारे पास वो प्रोनाउन है या हमारा वो सब्जेक्ट है। वैसे तो वो प्रोनाउन है बट यहाँ पे अभी इस जुमले में वो हमारा सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, अब वो कोई काम करेगा तो माई सेल्फ यहाँ पर यूज हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी वो खुद से वो काम करेगा, किसी और से नहीं करवाएगा, कोई और उस काम को नहीं कर रहा, जो भी काम वो करेगा वो खुद करेगा। तो ये ऐसा कोई भी काम जो फाइल कर रहा है, ऐसा कोई भी एक्शन, और उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो असर है वो वापस उसी पर हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? उसके लिए जो प्रोनाउन वहां पे यूज होता है वो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। और इसकी एक आप कह लें कि यहाँ पे एक हिंट भी है कि उसके साथ सेल्फ का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर है ये भी? जी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को उर्दू में अगर हम देखें तो इसे कहा जाता है ज़मीरे तौज़ीई। ज़मीरे तौज़ीई
अगर इसको हम इससे मुराद देखें क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूट से मतलब होता है तकसीम करना। यानी अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो जो बात बोली जा रही है वो उन्हीं 10 लोगों में से हर एक के लिए होगी। अगर कोई चीज़ दी जा रही है तो वो उन 10 में से हर एक के लिए होगी। डिस्ट्रीब्यूट यानी हर एक में वो तकसीम हो जाएगी वो चीज़। अच्छा, अगर बात अब प्रोनाउन की हम करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से क्या मुराद है, ये कौन सी काइंड है प्रोनाउन की? तो अ वर्ड दैट रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स, एक लफ्ज जो किसी कोई भी ज़्यादा से लोग हैं, ज़्यादा सी चीज़ें हैं, उनकी तरफ उसको हम रेफर कर रहे हैं। वन एट अ टाइम, एक ही वक्त पर सभी को एक साथ। यानी हम कोई वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई लफ्ज़, किसी लफ्ज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उस लफ्ज़ से मुराद हमारे वो सभी लोग, सभी चीज़ें एक टाइम पर, हम एक लफ्ज़ से सभी लोगों को मुराद ले लेते हैं कि वहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, 20 बैठे हैं, 100 लोग हैं, वहाँ पर 100 चीज़ें हैं, वहाँ पर हम एक लफ्ज़ बोलते हैं और उस एक लफ्ज़ से हम उन सभी को मुराद ले लेते हैं। तो वो जो लफ्ज़ हम बोल रहे होंगे वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। एक टाइम पर उन सब को एक साथ मुराद ले लेना, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन काम कर रहा होता है। अगर आप देखें यहाँ पर ईच यानी हर कोई, आइदर, नाइदर, ये नहीं, ये या वो, ऐसे करके जब हम इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी फिक्रे में, तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉयज है, ज्यादा लड़के हैं, बॉय नहीं है। यानी इन तमाम लड़कों में से हर एक, ईच ऑफ द बॉयज, तमाम में से हर एक गेट्स अ प्राइज, हासिल करता है इनाम। यानी ये तमाम लड़के जो बैठे हुए हैं 10-20 क्लास में, जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनमें से हर एक को इनाम मिलता है, हर एक इनाम हासिल करता है। तो वो स्पेसिफिकली वहाँ पे 10 लोगों में से हर एक मुराद है, अलग अलग। नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस देखें, एग्जाम्पल देखें, तो आइदर ऑफ यू कैन डू इट, आप में से कोई भी ये कर सकता है। यू से मुराद है जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं, आइदर कोई भी, आप तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप में से कोई भी कैन डू इट, ये काम कर सकता है। तो यहाँ पे भी फर्दन फर्दन हर एक जो बंदा वहां पर बैठा हुआ है, जो शख्स वहां पर लोग बैठे हुए हैं वहां पर, वो मुराद हैं। तो आइदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो ये शो कर रहा है कि एट अ टाइम, एक ही वक्त पर यहाँ पे सभी लोग इससे मुराद हैं। ठीक है, क्लियर है ये भी जी। यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम 7 काइंड्स पढ़ेंगे, तो उनमें से लास्ट जो है हमारी वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इंडेफिनेट प्रोनाउन, इससे क्या मुराद है, ये किससे कहा जाता है? पहले तो हम इसे उर्दू में समझ लेते हैं कि ज़मीर तनकीरी। जब हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे ना, तो आर्टिकल्स में हम देखेंगे कि तनकीर तखसीस की बात आती है, यानी नकीरा और मारिफा, खास करना, आम कर देना। तो इंडेफिनेट, ये इससे मुराद होता है किसी चीज़ को आम कर देना, किसी चीज़ में उमूमियत पैदा कर देना, कि जहाँ पर ये प्रोनाउन, ये ज़मीर इस्तेमाल की जाएगी, वहाँ उस जुमले में हम वो काम सभी के लिए आम कर देंगे, यानी उसमें वो तमाम लोग मुराद होंगे जो वहाँ पे जिक्र किए जा रहे होंगे। तो उमूमियत पैदा करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ज़मीर तनकीरी का, इंडेफिनेट प्रोनाउन का। डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं। अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसा प्रोनाउन, दैट रेफर्स टू अ पर्सन और पर्सन्स, जो किसी एक शख्स को या ज्यादा लोगों को, आ थिंग और थिंग्स, किसी एक चीज को या ज्यादा चीजों को, इन अ जनरल वे, एक आम तरीके में, एक आम वे में मुराद लिया जा रहा हो। यानी एक ऐसा लफ्ज जिससे ज्यादा से लोगों को या ज्यादा से चीजों को, या कोई एक भी हो सकता है, उनको जनरल वे में हम ले रहे हों। कैसे जनरल वे में ले रहे हो? देखें, ऑल वर ड्राउन, सभी डूब गए, सभी के सभी, जनरल, उनमें हमें नहीं पता 10 थे, 20 थे, कितने लोग थे, कोई स्पेसिफिक हम तादाद नहीं वहां पे मेंशन कर सकते। तो इसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन के लिए, वहाँ पे आल आ जाता है, सम बॉडी आ जाता है, नो बॉडी आ जाता है, यानी ऐसे अल्फाज आते हैं जिनमें हम तादाद को मेंशन नहीं कर सकते। देखिए ऊपर हमने जो पढ़ा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसमें हमने ऐसे वर्ड्स देखे जिनसे तादाद मेंशन हो सकती है, ईच,
आइदर, ठीक है, नाइदर। बट जो इंडेफिनेट में होते हैं उनसे तादाद मेंशन नहीं हो सकती। ईच से मुराद है कि वहां पे जितने लोग हैं, तादाद मेंशन है कि 10, 20, 25, ठीक है, उनमें से स्पेसिफिक हो सकते हैं हर कोई, बट यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं हो रहे, यहाँ पे अलग अलग हम उन्हें मेंशन नहीं कर पा रहे। सभी लोग, हमें नहीं पता वो तादाद में कितने थे, बस सभी के सभी डूब गए। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास somebody has stolen my watch, यानी किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। अब किसी ने चुराई है, नहीं पता किसने चुराई है, कौन था वो, ठीक है, कितने लोग थे, उनमें से कौन था जिसने घड़ी को चुरा लिया। तो ये यहाँ पे somebody और ऊपर वाले सेंटेंस में all, ये दोनों हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो ये आज का लेक्चर था। हमने इसमें पढ़ा ज़मीर को, प्रोनाउन को, और हमने उसमें ज़मीर की इकसाम को भी देखा। हमने 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखी, जिनमें स्टार्ट में हमने पर्सनल प्रोनाउन, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनेट को हमने पढ़ा है।